सदा। माँ सरस्वती को प्रणाम करके आज हम लोग अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। कोई भी आप तैयारी करो, अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो सबसे पहले संस्कृत के बारे में जानना आवश्यक है कि संस्कृत में क्या क्या है, संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, संस्कृत में किन किन विषयों का समावेश है, अर्थात इसके मूल घटक क्या क्या हैं, इसकी नींव क्या है। तो सामान्य जो संस्कृत की नींव होती हैं, जो संस्कृत की सामान्य बेसिक स्तर जो संस्कृत का होता है, उन सब की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ देखते चलिए। सबसे पहले हैं संस्कृत भाषा का परिचय। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है तथा सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माँ है संस्कृत। और सबसे अगर प्राचीनतम भाषा है तो कौन है? संस्कृत भाषा। आज भी सभी भाषाओं में सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के ही मिलते हैं। आप कोई सी भी भाषा पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे अधिक जो शब्द है वो आपको संस्कृत के ही मिलेंगे। अमेरिकी विज्ञान प्रयोगशाला नासा ने भी अधिक दूर स्थित अंतरिक्ष यात्रियों से संवाद के लिए संस्कृत भाषा को ही चुना है। जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं तो उनसे बातें कैसी की जाए, क्योंकि इंग्लिश में बात करते हैं तो आगे पीछे शब्द होते हैं तो टेंस उनका चेंज हो जाता है, उटपटांग अर्थ निकलता है। तो उन्होंने माइंड लगाया कि एक ऐसी कोई भाषा को पकड़ा जाए कि जिसके माध्यम से अगर हम उल्टा सीधा भी बोल दें तो भी अर्थ वही का वही रहे और जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो हमारी बात समझ जाए। तब उनको सबसे एक सटीक अर्थ पहुंचाने वाली जो भाषा मिली है वो संस्कृत भाषा मिली है, क्योंकि इसके शब्दों के क्रम में परिवर्तन होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम शब्दकोश डिक्शनरी संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध था, जिसका नाम निरुक्त है। आज भी सर्वाधिक शब्दों वाली भाषा संस्कृत भाषा ही है। स्पीच थेरेपी, वाणी दोष निवारण तथा शुद्धोच्चारण सिखाने के लिए संपूर्ण विश्व में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कोलंबिया जैसे 200 से भी ज्यादा लब्ध प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। नासा के पास 60,000 ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां हैं, जिनके ऊपर वो लोग अभी भी शोध कर रहे हैं। देखो, संस्कृत भाषा का परिचय है ये कि संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में है क्या। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए ना कि हम संस्कृत पढ़ क्यों रहे हैं, संस्कृत की विशेषता क्या है। माना जाता है कि रूसी, जर्मन, जापानी, अमेरिकी सक्रिय रूप से हमारी पवित्र पुस्तकों से नई चीज़ों पर शोध कर रहे हैं और उन्हें वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। देखो इनकी चतुराई। विज्ञान की दृष्टि से सबसे शुद्ध तथा व्याकरण संबंधित दोषों से रहित भाषा संस्कृत भाषा ही है। अतः हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत हमें क्यों पढ़ना चाहिए? आपको कई सारे उत्तर मिल गए। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। नासा ने भी, जो सबसे बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसने भी संस्कृत भाषा को ही संभाषण के रूप में चुना है। सबसे वाणी दोष निवारण, शुद्धोच्चारण सिखाने की संस्कृत भाषा की आवश्यकता है। हमें अपनी संस्कृति के जानने के लिए संस्कृत भाषा की आवश्यकता है। हमें अपने वेद पुराणों से परिचित होने के लिए संस्कृत भाषा पढ़ने की आवश्यकता है। हमें अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी संस्कृत भाषा पढ़ने की आवश्यकता है। पैसे तो दिलाएगी, लेकिन साथ में अपने आत्म तत्व की प्राप्ति भी ये भाषा करवाएगी। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत भाषा के मूल घटकों से परिचित होंगे कि संस्कृत भाषा में होती क्या क्या है। संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन अपन को यही नहीं पता कि संस्कृत की किन किन चीज़ों को अपन को पढ़ना है, तो फिर तो समझदारी वाली बात हुई नहीं। अगर आप लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं और टिकट काउंटर पे जाके कहते हैं कि मुझे टिकट दे दो, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो फिर वो आप लोगों को आगरा का टिकट दे देगा, बोले भैया पागल खाने में चले जाओ। तो उसी प्रकार आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि पढ़ना क्या क्या है, तो वह समझदारी वाली बात नहीं हुई। तो पहले ये समझिए कि आप संस्कृत में पढ़ेंगे क्या क्या, समझेंगे क्या क्या। तो वो संस्कृत में मूल घटक क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होती है वर्णमाला, अनाराम। छोटे बच्चों को नाराम पढ़ाए जाते हैं ना, संस्कृत के नाराम अलग होते वही हैं, लेकिन उनका नामकरण थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर पढ़ेंगे संधि। संस्कृत में फिर हम जानेंगे समास, फिर कारक, फिर प्रत्यय, फिर धातु, फिर लकार, फिर पुरुष, वचन, लिंग, उपसर्ग, अव्यय और लेखन विधाएं।
इनके अलावा और भी होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इनको सबसे पहले जानना चाहिए। इनको जानने के बाद में फिर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो नाम तो आप जाने गए, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला में आते हैं स्वर, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अ ई उ, इन तीनों को ह्रस्व कहा जाता है। अब तक आप छोटा अ बड़ा आ ये बोलते आए हैं, लेकिन आज से अ ई उ इनको कहेंगे ह्रस्व, और आ ई उ ए ऐ ओ औ इनको कहेंगे आप लोग दीर्घ। जो बड़े हैं उनको दीर्घ कहेंगे, जो छोटे हैं उनको ह्रस्व कहेंगे। अंग, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। अह, अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। इसके अलावा एक री भी होती है, ऋषि वाली री, वो भी दो होती है, छोटी री बड़ी री। तो छोटी वाली को कहेंगे ह्रस्व, बड़ी वाली को कहेंगे दीर्घ। अब हम व्यंजन पे आ जाते हैं। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त त ध ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्ष त्र ज्ञ। ये है व्यंजन। अगर आप लोग पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं और यहीं से शुरुआत कर रहे हैं तो आप लोग लिखते भी चले, बहुत अच्छा रहेगा। एक सामान्य नोट्स के रूप में एक कॉपी बना ले और उसमें लिखते चलेंगे। तो ये होते हैं व्यंजन। अच्छा, व्यंजनों के भाई नामकरण कर दिए गए हैं। सबसे पहले है क ख ग घ ङ, इसको कहेंगे क वर्ग। फिर च छ ज झ य, इसको हम कहेंगे च वर्ग। फिर है ट ठ ड ढ ण, इसको कहेंगे हम लोग ट वर्ग। फिर है त थ द ध न, इसको हम लोग कहेंगे त वर्ग। फिर है प फ ब भ म, इसको कहेंगे प वर्ग। य र ल व अंतस्थ वर्ण, श श श ह ऊष्म वर्ण, क्षत्रज्ञ, इनको हम कहेंगे संयुक्त वर्ण। और क श छ त र से त्र ज य से ज्ञ, इनको हम लोग कहेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब होता है जो आप दो वर्णों से मिलकर के बने हैं। तो क और श से मिलकर के छ बनता है, आधा त और र से मिलकर के त्र बनता है, आधा ज और य से मिलकर के ज्ञ बनता है। तो ये नामकरण आप लोग याद कर लीजिए। संधियों में आपको इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। कौन कौन से? क ख ग घ ङ। च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। कौन से? च छ ज झ य। ट वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य र ल व। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? स स स ह। और संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? छ त्र ज्ञ। फिर संधि। संधियां क्या होती हैं भाई? संधि किसे कहते हैं? तो पहले संधि शब्द का अर्थ समझिए। वर्णों के आपसी मेल, मेल मतलब मिलन को संधि कहते हैं। और संस्कृत में संधियों के 5 प्रकार होते हैं। तो आपसी मेल, जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो वो संधि कहलाते हैं। संधि हो गई। हिंदियों में आप लोग, हिंदी में संधि सुना होगा आप लोगों ने, जल संधि, राजनीतिक संधि। तो वहां पर पुरुष लोग, जन लोग आपस में मिलते हैं तो संधि कर ली। दो लोगों में लड़ाई हो गई, आपस में मिल गई तो संधि कर ली। तो वैसे वर्णमाला भी संधि कर लेते हैं। अक्षर अक्षर आपस में मिल गए तो दोनों अक्षरों के आपस में क्या हो गई? संधि हो गई। तो फिर संधि कितनी प्रकार की होती है वर्णमाला वाली? तो कहते हैं वो संधि संस्कृत में 5 प्रकार की होती हैं। जहां पर 2 स्वर आपस में मिलते हैं वो स्वर संधि होती हैं। जहां पर 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं वो व्यंजन संधि होती हैं। जहां पर सु आदि जो प्रत्यय हैं उनमें कुछ चेंज हो जाता है, वहाँ स्वादि संधि होती है। जहाँ पर अक्षर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, अगर कोई संधि प्राप्त हो रही है वो संधि नहीं होती है, और वो अक्षर ऐसे कैसे अगर स्थित हैं तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। स्वर संधि के प्रकार बताइए, व्यंजन संधि के प्रकार बताइए, विसर्ग संधि के प्रकार बताइए। तो देखिए, स्वर संधि में आती हैं सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। व्यंजन संधि में आते हैं जस्तु संधि, अनुनासिक संधि, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, लत्व संधि, अनुस्वार संधि, तुगागम संधि। इनके अलावा और भी संधि आती है। विसर्ग संधि, उत्व, ध्रुत्व, सत्व और विसर्ग लोप, ये सामान्य रूप से संधियों के भेद हैं। तो ये स्वर संधि के प्रकार हो गए, फिर व्यंजन संधि के हो गए, फिर विसर्ग संधि के प्रकार हो गए। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आराम से। आज आप केवल ये जानिए कि
होता क्या क्या है। फिर समास किसे कहते हैं, तो कहते हैं भाई दो शब्दों के आपसी मेल को समास कहते हैं। और संस्कृत में समास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है केवल समास। इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, केवल 2 शब्द आपस में मिल जाते हैं और बीच में से विभक्ति का लोप हो जाता है, वो केवल समास होता है। जैसे भूतपूर्व है, पहले की बात है, भूतपूर्व शब्द है। अब भूतपूर्व एक समस्त पद बन गए, लेकिन कोई इसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा, दोनों का ही मिलकर के अर्थ निकल रहा है, तो ये केवल समास है। समास पढ़ेंगे तब इन सभी को और भी अच्छे से समझेंगे। फिर है अव्ययभाव समास, उसके बाद में है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। तो ये तत्पुरुष समास के भाई हैं, लेकिन हिंदी में इनको अलग मान लेते हैं, इसलिए हिंदी में समास की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है। वास्तविकता ये है कि हिंदी संस्कृत की ही पुत्री है, तो जो बेटी होती है घर में उसमें सबसे ज़्यादा गुण किसके आते हैं? माता के या पिता के? माता के गुण सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर माता अच्छी है, सती सावित्री है, घर का काम अच्छे से करती है, तो बेटी भी उन सभी गुणों से युक्त होंगी। पढ़ी लिखी है तो बेटी भी जरूर पढ़ी होगी। माता अगर ऐसी नहीं है तो बेटी भी वैसी होगी। कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से यही नियम लागू होता है कि बेटी में माँ के गुण ज़्यादा आते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत की पुत्री कौन है? हिंदी। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा गुण किसके हैं? संस्कृत के, समास, प्रत्यय आदि। लेकिन अब बाहर भी पढ़ने जाती है ना, तो बाहर अलग कुछ सीख लेती जो माता को नहीं आता। बेटियों को कई सारे ऐसे भी गुण हैं जो माँ के नहीं आते, माँ को नहीं आते। तो वैसे ही हिंदी में फिर तत्सम शब्द के अलावा तद्भव शब्द भी आ गए, देशज शब्द भी आ गए, विदेशज शब्द भी आ गए। लेकिन जो वास्तव में जो संविधान में जो हिंदी मानी गई है वो तत्सम हिंदी मानी गई है। भैया उसको पूरे गुण माँ वाले ही चाहिए, पूरे संस्कृत वाले ही चाहिए। तो इसीलिए सब चीज़ें संस्कृत से ही हिंदी में गई हैं। अगर आप एक हिंदी के भी छात्र हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको भी सामान्य संस्कृत से परिचित होना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। तो केवल समास हो गया, अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कारक क्या होता है भाई? कारक किसे कहते हैं? तो देखिए, कारक में 3 चीजें होती हैं, विभक्ति, कारक और चिन्ह। देखो, जैसे सबसे पहली वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग कहेंगे कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है, संस्कृत में उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। फिर दूसरा कारक है कर्म, इसमें विभक्ति होती है द्वितीया, इसका चिन्ह होता है को। जो उसके बाद में तीसरी विभक्ति है तृतीया, इसका कारक है कर्ण, इसका चिन्ह है ने से द्वारा। फिर उसके बाद में है चतुर्थी विभक्ति, इसका कारक है संप्रदान और इसका चिन्ह है के लिए। फिर उसके बाद में है पंचमी विभक्ति और इसका कारक है अपादान और इसका चिन्ह से अलग। फिर उसके बाद में है षष्ठी विभक्ति, इसका कारक है संबंध और इसका चिन्ह है का की के। फिर है सप्तमी विभक्ति, फिर इसका कारक है अधिकरण और इसके चिन्ह है में पेपर। और फिर है संबोधन, उसके चिन्ह हे बुहरे। विभक्ति प्रथमाई विभक्ति होती है, इसमें थोड़ा एक वचन में चेंज हो जाता है बस, इसलिए इसमें हमने विभक्ति नहीं लिखी। इंग्लिश के छात्र हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जहाँ पर इंग्लिश में बाई का प्रयोग होगा वहाँ संस्कृत में तृतीय विभक्ति लगेगी, जहाँ संस्कृत में फोर का प्रयोग, इंग्लिश में फोर का प्रयोग होगा वहाँ यहाँ हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, जहाँ पर फ्रोम का प्रयोग होगा वहाँ हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, जहाँ पर ओप का प्रयोग होगा या जो ऊपर एस लगा देते हैं ना अपन, तो उसका प्रयोग हो वहाँ षष्ठी विभक्ति, और जहाँ पर इन एट ओन द आदि का प्रयोग हो वहाँ पर संस्कृत में सप्तमी विभक्ति लगती है। एक एक उदाहरण से भी इनको समझ लो। राम जाता है, राम गाँव जाता है। राम जो क्रिया को करता है वह कर्ता कहलाता है, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया। कहाँ जा रहा है राम? बोले गाँव जा रहा है। तो जिसको जा रहा है, को वाला सेंस आए, भले को बोला नहीं जाए लेकिन को का अगर सेंस भी आता है तो वो होता है कर्म। तो राम गाँव जाता है, तो राम कर्ता, गाँव कर्म और जाना क्या हो गई? क्रिया। राम बस से गाँव जाता है, किसके द्वारा जा रहा है? बस के द्वारा। इंग्लिश में आपको बाय बस करना पड़ेगा, तो संस्कृत में बस यानेन गच्छति। रामः बस यानेन ग्रामम गच्छति, तो बस क्या हो गई? करण। राम मोहन के लिए फल देता है, किसके लिए? मोहन के लिए, तो मोहन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। तो रामः मोहनाय फलम ददाति। फिर उसके बाद में पंचमी विभक्ति। अभी वाक्य आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे जब हम वाक्य सीखेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर आती है पंचमी विभक्ति,
पंचमी विभक्ति का कारक है अपादान और इसका जो चिन्ह है वो है से अलग। फिर है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का कारक है संबंध, चिन्ह है काकी के। फिर आती है सप्तमी विभक्ति, इसका कारक है अधिकरण और इसके चिन्ह है में पेपर। फिर है संबोधन है वो अरे। तो अपादान राम मोहन से पुस्तक लेता है, तो जिस मोहन से पुस्तक अलग हो रही है ना, मोहन हो गया अपादान। राम की पुस्तक, किसकी पुस्तक? राम की। राम से पुस्तक का संबंध है ना, तो राम में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। मैं घर के ऊपर हूँ, किसके ऊपर हूँ भाई? घर के। तो घर के ऊपर हूँ या मैं घर में हूँ, तो ये जहाँ जिसमें हम रहते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं, जिस पर रहते हैं, वो हमारा अधिकरण होता है। अधिकरण भी 3 प्रकार का होता है, तो वो हम लोग जब हम लोग कारक को अच्छे से पढ़ेंगे अलग से, आप कंपटीशन की जो तैयारी करेंगे उसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ इन सब चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे। सिद्धांत कौमुदी में कारक के 120 सूत्र हैं टोटल। अब 120 सूत्रों में कितनी बड़ी बातें कही गई होंगी, तो ये तो एक सामान्य चिन्ह है कि आप लोग सामान्य संस्कृत बनाना सीख जाएं, इसलिए इस कारक को सामान्य रूप से आप सीख जाएं। इसके अपवाद रूप में आपको थोड़ा और विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार पूरा कारक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग संस्कृत की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा ज्ञान चाहिए अगर आपको निकलना है तो। आइए और आगे चलते हैं। शब्द तथा क्रिया के बाद में प्रयोग होने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में प्रत्यय मतलब जो शब्द और या धातुओं के बाद में लगते हैं वो उनको हम प्रत्यय कहते हैं। से गच्छ प्लस अति गच्छति। अब यहाँ पर जो ये ती है ये प्रत्यय है, तो ये सब प्रत्यय है। संस्कृत में क्रियाओं को धातु नाम से बोला जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। संस्कृत में क्रियाओं को किस नाम से बोला जाता है? धातु। तो ये धातु 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। लकार, लकार का मतलब होता है काल। इंग्लिश में टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे ही संस्कृत में लकार होते हैं। तो संस्कृत में भाषा में 10 लकार हैं। कितने लकार हैं? 10। परंतु वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग इन 5 लकारों का ही होता है। तो भाई वो 5 लकार कौन कौन से हैं? तो 5 लकार हैं वो लट, लृट, लंग, लोट और विधिलिंग। इन 5 लकारों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। पुरुष, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, तो संस्कृत में हम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन, संस्कृत में शब्दों तथा धातुओं के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, 2 व्यक्तियों के लिए 2 द्विवचन का प्रयोग होता है और 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब ये पुरुष और वचन का सिस्टम थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। प्रथम पुरुष के जो सब्जेक्ट हैं, जो कर्ता हैं, वह है वह, वे दोनों, वे सब। और वह को संस्कृत में कहते हैं हम लोग सह। वे दोनों, उन दोनों को हम कहेंगे तौ। वे सब मतलब ते। प्रथम पुरुष में जैसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम सब आ जाते हैं ना, वैसे संस्कृत के प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, साते, ताहा, तत्ते, तानी, ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द मतलब जिनका प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के नाम पर, मतलब कर्ता के नाम पर जिनका हम प्रयोग करते हैं। संज्ञा शब्द के नाम पर जब हम लोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी, एक बार हमने बोल दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में यात्रा के लिए सबसे पहले दिल्ली गए, फिर वह मुंबई गए, फिर वह भोपाल गए, फिर वह जयपुर गए। अब हम लोग वह कह रहे हैं, लेकिन वह कहने से हमको पता किसका चल गए? प्रधानमंत्री मोदी का। तो इसका मतलब वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो ये सब सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत में कुल मिलाकर के 35 सर्वनाम होते हैं। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डरतर, दतम, अन्य, अन्य, तरितर, तत्वनेम, समसेम, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तराधाराणी, काफ़ी सारे हैं। हम लोग जब लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे तो इन सबको आराम से वहाँ पर और भी जानेंगे। मध्यम पुरुष के कर्ता हैं तुम दोनों, तुम सब। इनको हम लोग संस्कृत में कहेंगे त्वम, युवाम, यूयम। फिर आता है उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष के कर्ता है मैं, हम दोनों, हम सब।
इनको हम लोग संस्कृत में कहेंगे अहम, आवाम, वयम। तो ये चीज आप समझ गए हो तो अच्छे से इसको लिख लीजिए। वाक्य बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि ये जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता आपने समझे। अब जब आप लोग लकार पढ़ेंगे तो लकारों में 9 रूप बनते, हर लकार में 9 रूप बनेंगे, 3 प्रथम पुरुष के, 3 मध्यम पुरुष के, 3 उत्तम पुरुष के। तो अगर आपको कर्ता पता रहेंगे कि प्रथम पुरुष के ये कर्ता है तो आप लकार का वही वाला रूप उसके साथ लगा देंगे। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं। पठसि, पठतः, पठतः, ये मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं। पठामि, पठाव, पठामः, ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं। अब आपको पता रहेगा प्रथम पुरुष के कर्ता कौन है, सह, तो सह के साथ एक वचन आ जाएगा पठति। तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, अहम पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। तो इसलिए ये तो आप सबसे पहले याद कर लो, ये पुरुष और ये तो लिख लो और इनको याद भी कर लो। लिंग, संस्कृत में शब्दों के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग मतलब बालकः, स्त्रीलिंग बालिका, नपुंसकलिंग फलम। सामान्य रूप से जो पुरुष होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, जो महिलावाचक शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, और जो महिला और पुरुष दोनों ही नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं या इनसे अलग और भी कुछ होते हैं महिला और पुरुष से, वो नपुंसकलिंग के होते हैं। लेकिन अपवाद रूप में कुछ ऐसे भी शब्द हमको मिल जाएंगे जो पुरुषों के लिए रहेंगे लेकिन वो महिला मतलब स्त्रीलिंग के आ जाएंगे। कुछ स्त्रीलिंग के शब्द पुरुषों के लिए आ जाएंगे, कुछ पुल्लिंग के शब्द नपुंसकलिंग में आ जाएंगे। वो अपवाद रूप में कुछ ही शब्द मिलते हैं, बाकी पुरुषों के लिए पुल्लिंग, महिलाओं के लिए स्त्रीलिंग और निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द तथा धातुओं से पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। प्रपरा आदि 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे आगच्छति, आगच्छति, यहाँ पर आ क्या है, उपसर्ग है। अगर आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हो गए उपसर्ग, लिंग, पुरुष, वचन, लकार, धातु, कारक, समास, संधियों के प्रकार, संधियां और ये वर्णमाला। अतः हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को, इन सब शब्दों को अच्छे से समझेंगे। जहाँ पर समझ में नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं और एक संस्कृत के छात्र हैं तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको इस पर आगे बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपको अगर कोई तैयारी करनी है तो उससे रिलेटेड वो होगा। तो